आरएसएस के जो मोहन भागवत है, उन्होंने एक सम्मेलन करवाया था यूथ दंपतियों की, हिंदू यूथ दंपतियों की सम्मेलन करवाई थी। और वहां उन्होंने उन दंपतियों को संबोधित किया था कि तुमको कौन से कानून ने रोका है बच्चे नहीं पैदा करने के लिए? बच्चे पैदा करो, खूब करो, अनगिनत करो। हिंदू धर्म में है ना रामायण, बिल्कुल। उसमें पुत्र के लिए यज्ञ हुआ और यज्ञ के खीर से पुत्र ही पैदा हुआ, चारों। बिल्कुल, पुत्री नहीं हुई। यही सामाजिक कुरीति की मैं बात कर रही थी कि लोगों के मन में ये बात कहाँ हाँ। से आती है कि पुत्र ही श्रेष्ठ होता है? जो कहते हैं मुखाग्नि है ना, वो देने का अधिकार लड़के को ही है। 2 बेटी हो गई, अब उसकी इच्छा है कि मेरा एक बेटा भी होता, तो फिर सोचेंगे कि हमारा अगर बेटा होगा तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो उस समय उसको सरकारी सुविधा दिखेगी या बेटा चाहिए होगा? आप महिला को बांध रहे हैं कि अब वो कानून के तहत ये निर्णय ले कि हमें अभी सरकारी लाभ लेना है कि हमें अपने मन के हिसाब से बच्चे पैदा करना है। इसलिए हम एक लाइन जोड़ देते क्या है हैं, ये है कि बेटी ब्याह के चल जाएगी, बुढ़ापा में हमको कौन देखेगा? अब तो हमें 2 ही बच्चा पैदा करना है, तो अब मुझे डिसीजन करना है क्योंकि मुझे सरकारी लाभ भी चाहिए, मुझे बच्चे भी पैदा कर, तो लोगों के अंदर एक कातिल भावना आएगी। भ्रूण हत्या जैसी समस्या जो है ना, वो प्रचुर मतलब प्रचंड और मतलब बेईमानी की हद तक बढ़ेगा। अच्छा, इस कानून से नुकसान किसको है? एक तरह से लोग कह रहे हैं कि ये बहाना है और चुनाव में हिंदू मुस्लिम वाला मामला लाना है। चपरासी, गैंगमैन, खलासी, ट्रकमैन, ड्राइवर, सबकी नौकरी किसको चाहिए? गरीब आदमी को। हाँ, बड़ा आदमी बाल बच्चा कल रेलवे और गैंगमैन की नौकरी करेगा, चाहे एसएससी वगैरह के। उनको तो सरकारी लाभ की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए उनके लिए ये बिल का कोई मायने नहीं रहता है। सीधे सीधे ये प्रहार और प्रेशर उन लोगों पे है, उस तबके पे है जो नीचे समाज के नीचे वाले लोग जो है उनके लिए है ये, और उन्हीं के लिए ये थ्रेटनिंग कानून है। नीतीश कुमार जी 2 मुँहे सांप है, 2 मुँहे सांप वाली भाषा वो बोल रहे हैं। अगर अवेयरनेस से इतनी ही चीजें ठीक हो जाती तो उनको तो शराब बंदी कराने से पहले लोगों के बीच में अवेयर करना चाहिए था। फिर वो इस तरह के सख्त ठेका खुलवा दिए थे गाँव, सख्त कानून लेके। भाई शराबबंदी से पहले उन्होंने गांव घर में हर गांव में देखिए ठेका चल रहा था। तो पहले आपने ठेके खुलवा दिए, उसके बाद अचानक आप शराबबंदी ले आए। इसलिए मैंने कहा 2 मुँहे सांप, इनको पता है कब किसको कहाँ कैसे डसना काटना है। हम एक ऐसे मुल्क याद कहिए देश में रहते हैं जहां शादी होती है और लड़की की, यानी कि जिसकी शादी होती है महिला की, 1 साल में अगर बच्चा नहीं हुआ, प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उसके आस पड़ोस परिवार के लोग ही कहते हैं कि कहीं बांझ तो नहीं है। तो मजबूरी में कि लोग समाज उन्हें बांझ ना कहे, वो गर्भ धारण करती है, वो बच्चा पैदा करती है, ताकि समाज में कोई उल्हाना नहीं दे, जो गांव में कहते हैं उल्हाना देना, उल्हाना नहीं दे, ताने नहीं मारे कि बांझ है। ऐसे देश में हम हैं, और उसी देश में, हमारे ही देश में किसी की 2 बेटी हो गई, 3 बेटी हो गई, बेटा नहीं हुआ, तब भी समाज ताना मारता है कि निर्वंश है, यानी वंश चलेगा तो बेटा से चलेगा, बेटी से वंश नहीं चलेगा। ऐसे देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले एक नया तरह का कानून लाया जा रहा है। कानून क्या है कि 2 ही बच्चे अच्छे, चाहे लड़का या लड़की। बात करेंगे इसी मुद्दे पे। सारिका पासवान जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं। 2 बच्चे वाला कानून जो है उसको किस रूप में आप देखते हैं? आप महिला हैं इसलिए हम आज भी हम अपने जो उत्तराधिकारी है कहीं ना कहीं अपने बेटे को मानते हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी भी तरह से। आज देख लीजिए, आज आप अपने बेटों को ही वो प्रथम स्थान देते हैं। तो इस सामाजिक कुरीति की मैं बात कर रही हूँ कि मान लीजिए मुझे 2 बेटी हो गई, ठीक है। अब अगर हमारे पास बेटा नहीं है, अभी तक जब ये कानून नहीं है, तो लोग प्रयास करते हैं और तीसरे बच्चे के बारे में भी सोचते हैं कि हमारा एक फैमिली बैलेंस बना रहे, क्योंकि कल को भाई दूज भी आएगा, कल को रक्षाबंधन भी आएगा, कल को पर्व त्योहार के लिए भी करना है। नहीं तो आखिर तो हम इसी समाज में रहते हैं ना, इस समाज की ही तो ये कुरीति है ना। मान लीजिए मुझे बंधनों में बांध दिया गया, मैं मुझे सरकारी लाभ लेना है और उसके तहत मैंने सोच लिया कि चलो भाई मुझे बच्चा नहीं पैदा करना है। लेकिन कल को एक बात बताइए, एक घर में अगर 2 बच्चे हो गए, 2 बेटियां ही हो गई, तीसरे घर में 1 बेटा 1 बेटी हो गई, इस तरह से सामाजिक विसंगति मैं बात कर रही हूँ कि बहुत मतभेद मत ये हो जाएगा। जिसकी सिर्फ 2 बेटी है उसको लोग अच्छे नज़र से नहीं देखेंगे, और जिसका 2 बेटा हो चौड़ा हो चलेंगे, और जिसकी 1 बेटी हो 1 बेटा, वो कहेंगे ठीक हमारा बैलेंस। देखिए अभी भी बदल गया है परिवेश। बहुत लोग जो हैं बेटियों को अहमियत दे रहे हैं, फिर भी
पूर्णतः नहीं बदला है। और ये बहुत बड़ी हकीकत है, चाहे लोग लाख दावा कर ले कि मैं साक्षर हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं मॉडर्न हूँ, ये हूँ, बावजूद इसके महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिया गया है। अहम फैसले जब भी लेने की बारी आती है वो अपने पति का मुंह देखती हैं, अपने बाप का मुंह देखती हैं। आप उस समाज में जनसंख्या नियंत्रण का पूरा जिम्मेदारी आप महिला को दे रहे हैं। अभी भी मैं बता रही हूँ, कोट करें इस बात को, कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक, क्योंकि किस दर पे आप नाप रहे हैं, आप देख लीजिए, एक पुरुष अगर 4 महिला को कर रहा है तो वो पुरुष की बच्चों की गिनती नहीं हो रही है, प्रति महिला बच्चों की गिनती हो रही है। ये सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ा लिखा है, जो समझता है इन सब चीज़ों को, तो खुद 2 बच्चे पे अपना मामला ख़त्म हो गया, आगे संभावनाएं नहीं होती उनकी, 2 ही बच्चे पैदा करते हैं, सीधी बात, जो पढ़े लिखे समझदार हैं। तो इसके लिए कानून बनाने, क्या कानून तो बाल विवाह के लिए भी बना, कानून दहेज के लिए भी बना कि दहेज नहीं लेना है, कानून शराबबंदी के लिए भी है पहले से। तो दहेज प्रथा खत्म हो गई? बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, अब मॉडिफाइड हो गया है दहेज प्रथा। पहले जो चीज़ें चंद रुपयों में निपट जाती थी, आज बचपन से ही जोड़ के माता पिता बहुत अच्छे से इलीट वे में देते हैं। भाई मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। कितना तो फोनो करता होगा आप लोग को कि कितना लेगा, देंगे, लेकिन देखिएगा नौकरी सरकार। बिल्कुल, ये बहुत कड़वा और कटु सत्य है कि समाज में आज जो जितना रसूखदार है, जो जितना अर्थ से समर्थ है, वो ज़्यादा अच्छे से बाजार में जाके लड़के को खरीद पाता है। तो दहेज प्रथा कहाँ से समाप्त हो? ये बीपीएससी का रिजल्ट आया है ना, तो अरे उसके भाई, बाद खोज रहे हैं। तो लोग खोजते हैं कि किस जाति के हमारे कौन से कलेक्टर हो गए, कोई कौन डीएम हो गए, कौन डीएसपी हो गए, और उन पे पूरा का पूरा समाज टूट पड़ता है अपनी बेटी को ब्याह करने के लिए। बोलता है मैं इतना करूंगा खर्च, तो मैं इतना करूंगा, मैं यहाँ से करूंगा तो मैं वहाँ। देखिए, ये सामाजिक कुरीति है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। इससे हम नहीं निकल पाए हैं अभी तक भी। साक्षरता दर हमारे बिहार में 50% महिलाओं की है, 60% लड़कों की है, बावजूद इसकी हमारी स्थिति सुधरी नहीं है। बहुत ऐसे कड़े कानून बिहार में बने हैं, आपने जिसका जिक्र किया, तो क्या उससे हमारा सामाजिक परिवेश बदल गया? सोच सवाल लोगों की बदल गई? कुछ जो माँ है, माँ की मानसिकता कुछ ऐसी है, वो समझदार नहीं उतनी, या जागरूक कहिए, लोगों की नज़र में वैसी नहीं। उसकी इच्छा है कि मेरा एक बेटा होता, अब उसकी 2 बेटी हो गई, अब उसकी इच्छा है कि मेरा एक बेटा भी होता। तो फिर सोचेंगे कि हमारा अगर बेटा होगा तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो उस समय उसको सरकारी सुविधा दिखेगी या बेटा चाहिए होगा? देखिए, मैंने कहा कि हमारे ऐसे कई धर्म में ऐसे कई त्योहार हैं, आज भी तिलक चढ़ाने बेटा जाता है बेटी का। तो आप जब तक उन कुरीतियों को समाप्त नहीं करेंगे, आप कहाँ से इस तरह के बेटा के लिए? देखिए, रामायण में भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ हुआ था। अभी भी पुत्री प्राप्ति के लिए कभी यज्ञ नहीं हुआ। हिंदू धर्म में है ना रामायण, उसमें पुत्र के लिए यज्ञ हुआ, और यज्ञ के खीर से पुत्र ही पैदा हुआ, चारों। बिल्कुल, पुत्री नहीं हुई। यही सामाजिक कुरीति की मैं बात कर रही थी कि लोगों के मन में ये बात कहाँ से आती है कि पुत्र ही श्रेष्ठ होता है? क्योंकि आज भी जो कहते हैं मुखाग्नि है ना, वो देने का अधिकार लड़के को ही है। बहुत कमी ऐसा होता है, अपवाद होता है कि आज लड़कियां भी दे रही हैं, लेकिन अभी भी समाज में जो है ना, वो पूर्णतः अधिकार महिलाओं को और बच्चियों को नहीं दिया गया है। कुछ मॉडर्न फैमिली है जो कहती है कि भाई हम अपनी बेटियों को समान अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, जिनकी बेटियां हैं वो दे रहे हैं, उनके पास बेटा। लेकिन देखिए, आप जिन घरों में इस तरह की चीज़ें अभी भी हो रही हैं, उस प्रथा को आज भी लोग झेल रहे हैं कि अपने उत्तराधिकारी के रूप में वो बेटे को ही देखते हैं। अब देखिए, बात आती है जिस तरह का जिक्र आपने किया कि भाई अब अगर किसी महिला को, देखिए चाहत की बात होती है, बेटा और बेटी एक परिवार की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा सामाजिक परिवेश, हमारी सोच, हमारी लालसा, हमारे ख्वाब, हमारे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं इन दोनों पे जुड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं आप महिला को बांध रहे हैं कि अब वो कानून के तहत ये निर्णय ले कि हमें अभी सरकारी लाभ लेना है कि हमें अपने मन के हिसाब से बच्चे पैदा करना है। इसलिए हम एक लाइन जोड़ देते हैं, ये है कि बेटी ब्याह के चल जाएगी, बुढ़ापा में हमको कौन देखेगा? हाँ, ये तो खैर पुरानी प्रथा है, ये लोग सोचते हैं। सच्चाई भी है, सच्चाई भी है। बेटी शादियों के अपने ससुराल जाएगी, अपने सास ससुर का ख्याल रखेगी, और ये जब बुजुर्ग हो जाएंगे, जिनका बेटा नहीं है, माता और पिता, तो उनका देखभाल कौन करेगा, उनको साथ कौन रखेगा? और दूसरी बात है, ये तो सोच है ही है। दूसरी बात है, इस तरीके के कानून से कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक जो मेल और फीमेल का जो बैलेंस है, वो उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसमें भ्रूण हत्या का संभावना बनती है। बिल्कुल, मैं आपको वही बताना चाह रही थी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या जो है वो भारत में होता है, और भारत में भी जो 2 बाजीगर स्टेट है वो बिहार और यूपी है। अब आप सोच लीजिए, जिनको आप अगर आप 2 बच्चों में लिमिट कर रहे हैं, तो मान लीजिए
सोचिए अगर उनकी लालसा है कि मुझे बेटा या बेटी कुछ भी पैदा करना है, तो कहीं ना कहीं आप एक किलर इंस्टिंक्ट उनके अंदर पैदा कर रहे हैं। हाँ, अब क्या होगा, लोग चूजी हो जाएंगे कि अब तो हमें 2 ही बच्चा पैदा करना है, तो अब मुझे डिसीजन करना है क्योंकि मुझे सरकारी लाभ भी चाहिए, मुझे बच्चे भी पैदा कर, तो लोगों के अंदर एक कातिल भावना आएगी। भ्रूण हत्या जैसी समस्या जो है ना, वो प्रचुर मतलब प्रचंड और मतलब बेमानी की हद तक बढ़ेगा। जो अभी तक सरकार जो दावा करती आ रही थी, भ्रूण हत्या जैसे भी कई कानून लागू किया गया है, गर्भधारण के बाद गर्भ में ही महिला और पुरुष जो है वो तय कर लेगा। महिलाओं को वैसे अभी भी अधिकार नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो भ्रूण हत्या है ज़्यादातर पुरुषों के ही वजह से हुई है, क्योंकि पुरुषों की ज़रूरत होती है, बेटा चाहिए होता है उनको, महिलाएं नहीं होती हैं। महिला के लिए बेटा या बेटी बच्चा होता है उसका, लेकिन पुरुष ये निर्णय लेते हैं कि उनको अपना उत्तराधिकारी चाहिए, उनको वो व्यक्ति चाहिए जो उनको मुखाग्नि दे सके, उनको वो चाहिए जो उनकी धन संपत्ति कारोबार को संभाल सके, उनको वो लड़का चाहिए होता है जो कल को कमा के खिला सके, वो लड़का चाहिए जो बहु ब्याह करके लाए, जो आजीवन उनका सेवा करे। इस तरह की जो कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां हैं, जिसके चलते क्या होगा, भ्रूण हत्या जैसे मामले हैं वो बढ़ेंगे और वो उस पर सरकार नियंत्रित नहीं कर पाएगी। और उसके साथ ही साथ समाज में है जो इम्बैलेंस्ड होगा, जो लड़का और लड़की का रेशियो है वो बहुत ही बुरी तरीके से अभी भी जो है ना रेशियो बहुत बराबर के पे नहीं है। जो मुझे लगता है कि इस तरह के कानून आने से बाय फोर्सली वो लोग जो होते हैं ना इस निर्णय पे पहुंचेंगे, क्योंकि अभी उन्हें दोनों चाहिए होता है, सरकारी लाभ को भी वो लेना चाहेंगे और साथ ही साथ वो चाहेंगे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे, अब पता चलेगा कि लड़की है तो पेट में ही मार देंगे। बिल्कुल, किसी भी तरह से, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट में जा करके या अन्य भी तरीके से वो चाहेंगे कि उस चीज़ को समाप्त करें, क्योंकि उन्हें लाभ चाहिए भाई। क्योंकि आप उसके साथ क्या जोड़ रहे हैं कि आपको सरकारी लाभ प्राप्त नहीं होगा, तो आप संसाधन को लेने के सरकारी लाभ मिलता कितना को है, कहाँ मिलता है? अब देखिए सरकार की, मुझे तो समझ में नहीं आता इनका बोलने का क्या है। कहते हैं कि सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। आजकल तो जितने जो क्लास 1 शादियां हैं वो नौकरी के बाद वो लोग शादी कर रहे हैं। क्लास 1 की चपरासी नौकरी होने के बाद ही शादी होती है। हाँ, चपरासी भी, मतलब अब तो सरकारी नौकरी जिनको मिल रही है वो तो नौकरी करने के बाद, तो क्या ऐसे लोग जो शादी से पहले नौकरियां पा चुके हैं, शादी के बाद उनके बच्चे होते, तो क्या उनकी नौकरियां भी ली जाएगी? नहीं, प्रमोशन रोक दिया जाएगा। अच्छा, प्रमोशन रोक दिया जाएगा। तो देखिए अभी भी इस कानून में बहुत मुझे लगता है कि लूप होल्स हैं। और इस तरह से कानून का देखिए, चाइना जो 1 चाइल्ड पॉलिसी उसने लाया था 1980 में, उसका हम सब ने देखा कि कितना सोशल इम्बैलेंस्ड हुआ वहाँ पे। क्या हुआ, अब एक भाई बहन जो है, एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, तो आपका तो कोई सिबलिंग नहीं हुआ, हमारा कोई सिबलिंग नहीं हुआ, तो ये सामाजिक अनियमितता है जो चाइना में शुरू हुई। उसके बाद सरकार ने वो वहाँ क्या कहा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि उसके पहले चाइना में ये स्थिति हो गई थी कि वहाँ के वृद्धों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, यूथ गायब हो गए थे, यूथ लिटरली वहाँ से गायब हुए थे, जिसकी वजह से सरकार को वहाँ पे 2 चाइल्ड पॉलिसी लानी पड़ी। अब वहाँ पे क्या है, 3 चाइल्ड पॉलिसी। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है मुझे कि इस तरीके से सख्त कानून बना देने से आप चीज़ें नहीं ठीक कर सकते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ इस बात को, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन सख्त कानून जो कह रहे हैं उस पर नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस, जो नीतीश जी बार बार कह रहे हैं, अवेयरनेस। अच्छा, इस कानून से नुकसान किसको है? एक तरह से लोग कह रहे हैं कि ये बहाना है और चुनाव में हिंदू मुस्लिम वाला मामला लाना है, तो इसका नुकसान किसको होना है? क्या ये देखिए सीधे मैं बता दूं आपको, इसका सीधा जो नुकसान है वो उस तबके को जाने वाला है जो दलित, अति पिछड़ा, सुदूर गांव घर में वैसे परिवार, वैसे लोग जिनके हाथ में टेक्नोलॉजी नहीं है, जो अपने अधिकारों की अभी भी नहीं जानते हैं। कल को वो एक इंदिरा आवास के लिए दफ्तरों का चक्कर लगाते हैं, उनको पता नहीं है कि इस कानून के बाद उनकी क्या परेशानियां पड़ने जाने वाली। कानून के बारे में उनको पता नहीं है, उनको पढ़े ही लिखे नहीं है, वो बामुश्किल जान पा रहे हैं वो। तो इस तरह के सरकारी लाभ की जो बात है, कौन प्रभावित होगा? बताइए, एक बड़ा बिजनेसमैन जो है, जिसकी फैक्ट्रियां हैं, एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, क्या उन पे इस तरह के कानून का कोई नुकसान है? सरकारी लाभ वो लेने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब लोग लेते हैं। किन के लिए होता है? नहीं, सरकारी योजनाएं आखिर किन के लिए होती है? गरीब के लिए। गरीब के लिए वो तबका होता है, कानून गरीब आज का सबसे नीचा। बिल्कुल, ये तो उनके लिए, और सबसे ज्यादा प्रभावित वही होंगे क्योंकि उन्हीं तबके में सबसे ज्यादा आबादी है। आज मान लीजिए किसी महिला को 3 या 4 बच्चे हैं, उसने तो पैदा कर लिया, उसको नहीं पता है। कल को बताइए 15-20 साल के बाद जब उसके बच्चे वयस्क होंगे, तो क्या उनके अधिकार सरकार नहीं देगी? इसलिए क्योंकि उनके 3-4 भाई हैं। इस पे भी सरकार का क्या निर्णय है मुझे नहीं पता। एक बात इससे क्लियर होता है कि ये जो कानून बन रहा है
वो अमीर आदमी के लिए नहीं बन रहा है, गरीब आदमी के लिए बन रहा है। क्योंकि अमीर आदमी को सरकारी योजनाओं से क्या मतलब, उनको सरकारी योजना से मतलब है नहीं। और तो दूसरी बात सरकारी योजना में इंदिरा आवास किसको चाहिए? चपरासी, गैंगमैन, खलासी, ट्रकमैन, ड्राइवर सबकी नौकरी किसको चाहिए? गरीब आदमी को। हाँ, बड़ा आदमी बाल बच्चा कल रेलवे और गैंगमैन की नौकरी करेगा, उनको चाहे तो आवश्यकता एसएससी ही नहीं है। वगैरह के। उनको तो सरकारी लाभ की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए उनके लिए ये बिल का कोई मायने नहीं रहता है। सीधे सीधे ये प्रहार और प्रेशर उन लोगों पे है, उस तबके पे है जो नीचे समाज के नीचे वाले लोग जो है उनके लिए है ये, और उन्हीं के लिए ये थ्रेटनिंग कानून है। हाँ, क्योंकि बड़े लोगों को मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीबी मिटाओ है या गरीब को मिटाओ? ये डायरेक्टली गरीब को मिटाओ वाला कानून है, इससे गरीबी नहीं मिटने वाला है। गरीबी मिटाने का अगर सरकार का उद्देश्य होता तो बेरोजगारी मिटाती, इंडस्ट्रीज लगाती, लोगों को रोजगार देती। लेकिन अब क्या है, संसाधन जो है सरकार के पास है नहीं, तो जब उन संसाधनों को जनमानस तक पहुंचाने की हैसियत सरकार में जब नहीं होती है तो ऐसे विरोध कानून लेके आते हैं। ये बिल्कुल इस समाज को जो कहते हैं ना दो हिस्से में बांटने वाला कानून है। एक उच्च वर्ग हो जाएगा, एक निम्न वर्ग जो अति पिछड़ा दलित जो श्रेणी में है वो और नीचे चले जाएंगे। क्योंकि अब जो कल तक उनको आस थी कि सरकार की तरफ से एक इंदिरा आवास भी मिल जाएगा, कुछ राशि भी मिल जाएगी, कल को उनको उम्मीद थी कि हमारा बच्चा अगर पढ़ लेता है तो कम से कम एक चपरासी पियून की नौकरी भी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं वो तबका जो है सरकार के इस नीति से वंचित हो जाएगा। तो नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि बल शिक्षा, एजुकेशन से ही सब कुछ हो सकता है, कानून बनाने से कुछ नहीं होता। यानी नीतीश कुमार स्वीकार करते हैं इस तरह से कि हमने भी शराबबंदी कानून बनाया, इससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, जागरूक करते हैं उसे। नीतीश कुमार जी दो मुँहे सांप है। हाँ? दो मुँहे सांप वाली भाषा वो बोल रहे हैं। अगर अवेयरनेस से इतनी ही चीज़ें ठीक हो जाती तो उनको तो शराब बंदी कराने से पहले लोगों के बीच में अवेयर करना चाहिए था। फिर वो इस तरह के सख्त ठेका खुलवा दिए थे गाँव। सख्त कानून लेके, भाई शराबबंदी से पहले उन्होंने गांव घर में हर गांव में देखिए ठेका चल रहा था। तो पहले आपने ठेके खुलवा दिए, उसके बाद अचानक आप शराबबंदी ले आए। करने के बजाय पहले आदत लगाए। भाई पहले जागरूक कीजिए अगर आप वाकई में ये सोच आपकी है। लेकिन नीतीश कुमार जी की ये सोच नहीं है। असल में यूपी में इलेक्शन है, नीतीश जी को चुनाव लड़ना है। बिहार के गठबंधन में बीजेपी के साथ वो लड़े, भाई बीजेपी को अच्छा लाभ प्राप्त हुआ, अब इनको जमीन अपनी यूपी में तलाशनी है। तो अब ये दो राग गा रहे हैं, इनको पता है, इसलिए मैंने कहा दो मुँहे सांप। इनको पता है कब किसको कहाँ कैसे डसना काटना है। तो उसके तहत ये राग अलाप रहे हैं, बीजेपी से बिल्कुल इतर जाकर के बयान दे रहे हैं। आपको अगर आप इस कानून से बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आपको तुरंत बीजेपी का साथ छोड़ना चाहिए। भाई जब विचारधारा नहीं मिल रही है, कुशवाहा जी की विचारधारा मिल रही है। भाई कुशवाहा जी यही तो हास्यास्पद है, दिखा रहा है कि जेडीयू में नीतीश जी का स्तर क्या रह गया है, क्या स्थान रह गया है कि अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि भाई कानून बननी चाहिए, समर्थन कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा, अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हम कानून बनाने के समर्थन में नहीं है, जागरूकता फैलाइए। तो ये जब पार्टी में इस तरह के चीजें हैं तो आप समझ सकते हैं ना, नीतीश कुमार जी विचारधारा अपनी जेडीयू की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा को बिल्कुल अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बरगला रहे हैं कि मैं भाजपा के। देखिए 2019 में जब मोहन भागवत, आरएसएस के जो मोहन भागवत है, उन्होंने एक सम्मेलन करवाया था यूथ दंपतियों की, हिंदू यूथ दंपतियों की सम्मेलन करवाई थी। और वहां उन्होंने उन दंपतियों को संबोधित किया था कि तुमको कौन से कानून ने रोका है बच्चे नहीं पैदा करने के लिए? बच्चे पैदा करो, खूब करो, अनगिनत करो। आप इस तरीके से ट्रेनिंग क्लासेस बुला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। और उन्होंने खास करके बोला कि उनके इतनी जनसंख्या है, आपको किस कानून ने रोका, आप बच्चे पैदा करिए। आज 2021 में आरएसएस और बीजेपी दोनों अलग नहीं है, आज कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। आप किस समुदाय को टारगेट करने के लिए आप इस तरह का सॉफ्ट हैंड वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं? पहले ये बताएं कि दो तरफा बयान किस तरह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो आप जो है ना, बरगलाइए मत। पूरा देश जान रहा है कि दो टुकड़े में बांटने की कोशिश आप हमेशा करते आए। जब भी जिस राज्य में चुनाव होता है, बीजेपी ऐसे प्रोपेगेंडा लेके आती है। नीतीश जी समर्थन कर रहे हैं, अभी करेंगे, मैं आपको लिखित देती हूँ, चूंकि इन्हें बीजेपी के साथ यूपी में चुनाव लड़ना है। आज ये ना बोल रहे हैं, कल हाँ करेंगे, गठबंधन होगा इनका और ये साथ में चुनाव भी लड़ेंगे। सारिका जी की बात आप सुने, खास बात इनकी ये है कि ये कानून गरीबों के लिए, अमीरों को सरकारी योजनाओं से क्या मतलब। दूसरी बात, जो जागरूक अभी नहीं हैं, जो कुछ समझते नहीं, बहुत सारा कानून उसको नहीं जानते हैं, वो आज 3 बच्चे पैदा कर दिए, कल को वो गरीब आदमी चाहेगा कि हमको इंदिरा आवास मिल जाए, बाकी सुविधाएं मिल जाए,
वो नहीं मिली। तो एक तरह से कानून गरीब के लिए है, गरीब को और गरीब बनाने के लिए है, या फिर गरीब को ख़त्म करने के लिए है, गरीब की आबादी ख़त्म करने के लिए है। तो इनकी बात से आप कितने सहमत हैं? नीतीश कुमार के बारे में भी इन्होंने कहा। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी बजा कीजिए। फेसबुक वीडियो देख रहे पसंद आया तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।